नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्निकल सुनील यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस एक कारण से हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध हुए थे? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण की खोज के लिए, सेकंड ऑप्शन है डीएनए की खोज के लिए, थर्ड है डी ऑक्सीराइबोस शर्करा के विश्लेषण के लिए, डी ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के खोज के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन है प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण की खोज के लिए डॉक्टर हरविंद खुराना के प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन चाल, तीसरा ऑप्शन लंबाई, चौथा ऑप्शन है समय। तो आपका जो सदिश राशि होती है वो वेग सदिश राशि होती है, जिसमें आपका दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, तो उसको अपन सदिश राशि का कहते हैं। तो वेग आपका सही आंसर हो जाएगा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो तांबा होता है अपन विद्युत चालन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए तांबा विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु होते हैं, तो उसको अपन जल का रासायनिक सूत्र बोलते हैं। तो H2O आपका जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले लेमार्क नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जैव विकास को समझाया। अगला क्वेश्चन ये रहा। ग्रहों की गति को नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों के नियम थे उसने किसने आपको प्रतिपादित किया था? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति को नियम को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेंढक में निषेचन की प्रकृति क्या होती है? अब मेंढक जो जीव है उसमें निषेचन की प्रकृति क्या होगी? बाह्य होगी या आंतरिक होगी, या बाह्य व आंतरिक दोनों होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो बाह्य मेंढक में निषेचन की प्रकृति ए यानी कि बाह्य पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? जो न्यूक्लियन होता है जिसको अपन नाभिक भी कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बौने पौधों को लंबा करता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो आपका पहला ऑप्शन ऑस्किन है, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन सही रहेगा। जिब्रेलिन आपके बौने पौधों को लंबा कर देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऐसा कौन सा हार्मोन जिनके छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन ऐसा हार्मोन है जिसके छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। अब यहाँ पे आपको अवरोही क्रम पूछा, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है कच्चा लोहा, डलवा लोहा या मृदु इस्पात। बी ऑप्शन है मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, डलवा लोहा। सी ऑप्शन है कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, डलवा लोहा। डी ऑप्शन है मृदु इस्पात, डलवा लोहा और कच्चा लोहा। तो इसका जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो कच्चा लोहा, उसके बाद डलवा लोहा और मृदु इस्पात में अवरोही क्रम में पाया जाता है कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्राइटियम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए ये पृथ्वी के पास है, ऑप्शन बी ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ऑप्शन सी वह सूर्य से प्रकाश पाता है, ऑप्शन डी यहाँ परमाणु का प्लान वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है।
तो दोस्तों यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ परमाणु के प्लान वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित तो होगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? जो सूखा बालू होता है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है, कौन सी घटना के कारण होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, इसका कारण परावर्तन होता है। ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफोड्रियन औषधि उत्पन्न करता है? तो इनमें से कौन सा पौधे का जो भाग होता है वो एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही रहेगा, तना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर जो यंत्र होता है इससे अपन द्रव का घनत्व मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही रहेगा, सी सही रहेगा। ओके, द्रव का घनत्व। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसके अंदर आपका लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसके कारण आपके जीवाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा बम है जो जीवन को तो नष्ट कर सकता है बट भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूट्रॉन बम, जो आपको जीवन को नष्ट करता है बट कोई क्षति नहीं पहुँचाता है दोनों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, इनकी डेंसिटी होती है, वो कौन से तापमान पर हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें इनुलिन पाई जाती है? इनुलिन कहाँ पे पाई जाएगी? तो इसका सही जो आंसर रहेगा, डहेलियों की गांठदार मूलों में पाई जाते हैं, कि ऑप्शन ए आप यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? जब अपन अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करते तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग हरा हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। निम्न में से किसे जेली पिस के नाम से जाना जाता है? तो जेली पिस के नाम से आपको किसको जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरिलिया, इसको अपने जेली पिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों की जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष, यानी कि आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष के द्वारा तारों की दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? तो मालाबार क्षेत्र में आपके वर्षा वन ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो क्वथनांक अपन किसको बोलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस को क्वथनांक बोला जाता है, और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस को आप हिमांक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, तो ये कौन सा विकार उत्पन्न करता है? तो यहाँ आपके सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा डी ऑप्शन, रक्त का स्पंदन न होना, ये आपका हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसको अपन माइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, माइकोलॉजी। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कवर करे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।